Hello student, welcome you all the new session 2021 and I am your SST teacher. I am going to explain a new chapter in geography, chapter 1 resource and development. स्टूडेंट इस चैप्टर में हमें टोटल जो है 3-4 पॉइंट जो हैं वो ज़्यादा बड़ा चैप्टर है नहीं, काफ़ी इजी चैप्टर है, आसानी से समझ में आएगा। तो इसमें जो है 3-4 पॉइंट को हमें कवर करना है, डील आउट करना है। पहला आएगा रिसोर्स। आखिर रिसोर्स कहते किसको हैं, ये होता क्या है, कौन कौन सी चीज़ें रिसोर्स कहला सकती हैं, इसको जानेंगे कि रिसोर्स क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, रिसोर्स होने के क्राइटेरिया क्या क्या हैं। ठीक है, कौन ऐसी चीज़ है जिसको रिसोर्स में हम काउंट कर सकते हैं या उस रिसोर्स कहलाने के लायक हो सकती हैं। तो ये चीज़ हो गई रिसोर्स के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि रिसोर्स जो है ओरिजिन के हिसाब से कौन कौन सी होती हैं। उसके बाद है एग्जस्टिबिलिटी के अनुसार, ऑनरशिप के अनुसार और डेवलपमेंट के अनुसार। तो ये आ जाएगा रिसोर्स के पहले पॉइंट में। 4 टॉपिक हैं तो उसको हम लोग कवर करेंगे एक वीडियो में। दूसरा आएगा रिसोर्स एंड प्लानिंग, दूसरा जो पॉइंट होगा इसका। रिसोर्स के बाद आएगा रिसोर्स प्लानिंग। थर्ड आएगा इसका लैंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, कि इसका यूटिलाइजेशन कैसे कैसे हो रहा है, कहीं कहीं पे इवन मतलब किसी को ज़्यादा मिल रहा है, किसी को कम मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इसके अंदर आती हैं। ठीक है, इसमें फॉरेस्ट है, अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, मतलब लैंड का जितना भी पोर्शन है कि कहाँ है, कितना है, किस किस चीज़ों में कितना कितना कंजप्शन इसका हुआ है। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, और जो फोर्थ पॉइंट आएगा रिसोर्स का वो आएगा टाइप ऑफ सॉइल। तो टाइप ऑफ सॉइल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कौन कौन सी सॉइल होती हैं। ऐसे बेसिकली हम लोग जानते हैं एलुवियल सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल होता है, रेड एंड येलो सॉइल होता है, लिटरेट सॉइल होता है और एरिड सॉइल या फॉरेस्ट सॉइल। तो ये हो गए सॉइल के काइंड्स। तो कौन कौन से उसमें क्या क्या उसकी स्पेसिफिकेशन है वो हम लोग बाद में देखेंगे। तो पहले हम लोग चलते हैं, पढ़ते हैं कि रिसोर्स हम कह किसको सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो रिसोर्स कहलाती हैं, या कौन ऐसा चीज़ है जो रिसोर्स कहलाने के लायक हो सकती हैं, इसको रिसोर्स कहा जा सकता है। तो ये है उसका डिफिनेशन जो है मैं इलेबरेट कर रहा हूँ। डिफिनेशन ये है, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, ठीक है, विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड इज़ टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्स। ठीक है, मैं बताता हूँ कि डिफिनेशन में क्या दिया है। डिफिनेशन में ये कह रहा है कि वैसी सारी चीज़ें जो अवेलेबल है इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, जो हमारी नीड्स को सेटिस्फाइड करती हैं और वो प्रोवाइड कराती हैं टेक्नोलॉजिकली जो है, वो टेक्नोलॉजी के हिसाब से, तो टेक्नोलॉजिकली जो है एक्सेसिबल होना चाहिए। मतलब ऐसा रिसोर्स मान लो अगर है, ठीक है, कहीं पे अवेलेबल है, तो ऐसा होना चाहिए कि इसको हम आसानी से, या मतलब टेक्नोलॉजी की मदद से उसको हम कंजप्शन कर सकें, उसको ले सकें, तो वो कहलाती हैं टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक, पहला। अब ऐसा नहीं कि पृथ्वी के इंटीरियर में हो, एकदम बहुत ज़्यादा कोर में चला जाए, वो पॉसिबल है नहीं। रिसोर्स तो मौजूद है वहाँ बहुत सारा, तो क्या वो उसको हम कह सकते हैं रिसोर्स। जो हमारे पास अभी वैसे टेक्नोलॉजी नहीं आई है कि हम इंटीरियर में जाके कोर तक जाके या आउटर कोर तक जाके हम कोई चीज़ रिसोर्स ले सकें, तो वैसी सारी चीज़ें रिसोर्स नहीं कहलाती हैं जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल ना हो। ठीक है, तो पहला चीज़ कि रिसोर्स वो चीज़ कहलाएगा कि जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से भी एक्सेसिबल किया जा सके, पहला। दूसरा है इकोनॉमिकली फिजिबल, मतलब आसानी रूप से। अब ऐसा नहीं कि हम कोई चीज़ निकाल रहे हैं, मतलब कोई भी रिसोर्स है उसको अगर मान लो हम निकालते हैं तो उसमें हमको प्रॉफिट होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि हम उसको निकालें और उससे हमको घाटा ही होना शुरू हो जाए, मतलब हमको प्रॉफिट होने के बजाय लॉसेस शुरू हो जाए, तो वो हमारे लिए रिसोर्स बनने का काम नहीं कर सकती हैं, रिसोर्स नहीं कहला सकती हैं, वो रिसोर्स हो भी नहीं सकती, उसको हम काउंट नहीं कर सकते, वो रिसोर्स में काउंट नहीं होता है। थर्ड आता है, तो हमने देखा कि क्या हम उसको एलिब्रेट कर रहे हैं कि रिसोर्स किसको कह सकते हैं, कि एवरीथिंग दैट अवेलेबल in our environment which can be used to satisfy our needs provided is technologically accessible, economically feasible हो, and third है culturally acceptable, मतलब
कि कोई रिसोर्स मान लीजिए ऐसे जगह पे, ऐसा नहीं कि वो किसी ऐसे जगह पे फाउंड हो जाए जहाँ पे कल्चरली मतलब वहाँ कल्चर से रिलेटेड कोई मंदिर हो, मस्जिद हो, या कोई ऐसा जगह हो जो रिलीजियस हो। अब जैसे राम मंदिर के नीचे, या एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ऐसा हम कह नहीं रहे हैं, राम मंदिर के नीचे अगर कोई मान लो मिनरल मौजूद है, तो हम क्या उसको तोड़ के निकालेंगे वहाँ से? ये तो कभी हो नहीं सकता है, और लोग मानेंगे इसको, तो वो रिसोर्स नहीं कहलाएगा, या वो रिसोर्स बनने के लायक भी नहीं हो सकता। तो ऐसा जगह, ऐसा चीज़ जो तीनों क्राइटेरिया को फुलफ़िल करता हो, वो रिसोर्स कहलाने के लायक होता है, या रिसोर्स कह सकते हैं उसको। जैसे कि क्या है, पहला चीज़ है टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए, यानी हम अगर उसको निकाल रहे हैं तो उसमें हमें को प्रॉफिट मिलना चाहिए, ठीक है, जितना हमें लागत हो रहा है उससे ज़्यादा हमें कम से कम प्रॉफिट तो आनी चाहिए, उसको हम कर सकते हैं। और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, यानी उसमें कोई धार्मिक मैटर व ऐसा कोई चीज़ ना इंक्लूड हो जिससे कि बाद में दिक्कत हो जाए। अब रिसोर्स को जो है चार मतलब कैटेगरी में बांटा गया है। रिसोर्स जो है चार कैटेगरी में होता है। पहला है बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से, तो अभी हम बताएंगे बेस्ड ऑन ओरिजिन क्या होता है। तो रिसोर्स 4 पॉइंट में बांटे गए हैं। रिसोर्स को हम बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से, बेस्ड ऑन ऑनरशिप के हिसाब से, और बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के हिसाब से बांट सकते हैं। तो कितने हो गए? टोटल हो गए 4। अब बेस्ड ऑन जो ओरिजिन है वो 2 पार्ट में है। पहला आता है बायोटिक और दूसरा आता है अबायोटिक। तो बायोटिक में कौन कौन आते हैं? ह्यूमन आते हैं, ह्यूमन बीइंग। फ्लोरा और फौना से रिलेटेड जितने भी चीज़ें होती हैं, फ्लोरा और फौना, फ्लोरा और फौना 9th क्लास में ऑलरेडी आप लोग पढ़े होंगे, तो ये आपको मालूम होगा कि किसको कहते हैं, ठीक है। लाइव स्टॉक्स जितने भी हैं, झुंड जो हैं जानवरों के जो भी होते हैं लाइव स्टॉक्स, वो सारे बायोटिक में आते हैं। अबायोटिक में क्या होता है? तो बेस्ड ऑन ओरिजिन जो है 2 प्रकार से बढ़ते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है अबायोटिक। अब बायोटिक जो है उसके एग्जांपल हैं ह्यूमन बींग्स हो सकते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं फ्लोरा और फौना में रिलेटेड जो आते हैं वो सब चीज़ हो सकते हैं, लाइव स्टॉक्स होती है हो सकती हैं। और अबायोटिक में रॉक एंड माउंटेन हो सकते हैं और मिनरल भी हो सकती हैं, जो भी जो नॉन लिविंग थिंग्स में आती हैं वो सारी। तो ये हो गया पहला बेस्ड ऑन ओरिजिन के हिसाब से। अब आते हैं बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से। तो बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी के हिसाब से 2 पार्ट में बढ़ते हैं। पहला आएगा रिन्यूएबल और दूसरा आएगा नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। अब रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? जिसको जो प्रोसेस में बार बार बन सकता है, वो रिन्यूएबल होते रहता है। तो रिन्यूएबल में वही हो सकते हैं, जैसे वाटर हो गया, फॉरेस्ट हो गया, वाइल्ड लाइफ्स हो गए, ये रिन्यूएबल मतलब ये चलते रहता है प्रोसेस इनका बनने का। जैसे वाटर बनता है, जो वाटर साइकिल है वो चलते रहता है। फॉरेस्ट कटते हैं, फिर उसके सीड्स होते हैं, फिर सैपलिंग्स आते हैं, फिर वो ग्रो करते हैं। उनको कोई तो बनाने नहीं जाता है, उनको कोई वहाँ तो लगाने नहीं जाता है फॉरेस्ट को, अपने आप ही प्रोसेस से चलते रहते हैं। वाइल्ड लाइफ जितने भी आते हैं वो सारी चीज़ें होती हैं उसके अंदर, वो रिन्यूएबल है। अब नॉन रिन्यूएबल में क्या हो सकता है? जैसे फॉसल फ्यूल है, ठीक है, मेटल्स है, ठीक। अब फॉसल फ्यूल्स का मतलब ये है कि जो कोर के मतलब जो हमारे नेचर में मौजूद है, जो हमारे इन्वायरमेंट में मौजूद है, वो तो फॉसल फ्यूल एक लिमिट मात्रा में है। वो अगर हम उसका यूज कर रहे हैं तो वो तो मतलब दोबारा से बनता नहीं है, उसको बनने में तो करोड़ों साल, मिलियंस ईयर लगते हैं फॉसल फ्यूल को बनने में और मेटल्स को बनने में। तो 2 पार्ट में बढ़ गया बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी जो है। एक होता है रिन्यूएबल जो प्रोसेस से चलते रहता है और वो हमेशा कंटिन्यूअस फ्लो में बनते रहता है, वाइंड एंड वाटर हो सकता है, ठीक है। बायोलॉजिकल जो थिंग्स होती हैं वो बनते रहती हैं। और नॉन रिन्यूएबल में वही होती हैं जो बन नहीं सकती हैं, उसको बनने में करोड़ों साल लगते हैं और काफ़ी मतलब ज़्यादा साल लगते हैं उसको बनने में, तो इसलिए उसको नॉन रिन्यूएबल में रखा गया है। थर्ड आता है आपका बेस्ड ऑन ऑनरशिप। तो ऑनरशिप 4 तरह के होते हैं। एक इंडिविजुअल ऑनरशिप होता है, एक होता है कम्युनिटी ऑनरशिप होता है, एक होता है नेशनल हो सकता है और एक होता है इंटरनेशनल, ठीक है। अब पहले आते हैं बेस्ड ऑन ऑनरशिप जो है। पहला इंडिविजुअल, जो आपका घर है, आपकी बाइक है, आपका जो मतलब
खेत ज़मीन वगैरह है वो सब आपका है, पर्सनल है, ठीक है। तो ये सारे जो होते हैं वो इंडिविजुअल हो सकते हैं, ठीक है। कम्युनिटी में क्या आएगा, तो जितने भी नेशनल हाईवे हैं, वो स्कूल्स, मतलब जो गवर्नमेंट स्कूल्स या कॉलेजेस होती हैं, पार्क्स होते हैं, ठीक है, जो ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं, जैसे कब्रगाह जिसको कहते हैं, ग्रेवियल ग्राउंड, वो तो कम्युनिटी जो होता है, कम्युनिटी ऑनरशिप जो होता है, वो पब्लिक पार्क्स हो सकते हैं या ब्यूरियल ग्राउंड हो सकते हैं जहाँ हम सब को दफनाते होते हैं, ऑडिटोरियम हो सकता है, ठीक है, सिनेमा घर हो सकता है, वो सबका होता है। तो जनरली जो जगह, जैसे अपने यहाँ बेतिया अगर बात करें हम, यहाँ पे कौन हमारा कम्युनिटी, मतलब अगर हम ऑनरशिप में अगर देखें तो क्या क्या आ जाएगा, तो बड़ा वाला रामना का मैदान हो सकता है, वो हमारा कम्युनिटी जो है ऑनरशिप वहाँ है। अब नेशनल और इंटरनेशनल में क्या आ सकती है, तो नेशनल और इंटरनेशनल में क्या आ सकती है, मिनरल, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, जितना भी चीज़ें हैं वो सब तो नेशनल का ही है, ये सब तो नेशनल का ही है। तो बेसिकली उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं कि नेशनल कौन कहा जा सकता है। तो सारी तो जैसे सभी चीज़ तो नेशनल की हैं, सरकार की हैं, लेकिन ऐसे कहने के लिए कह दिया जाता है। इंटरनेशनल का मतलब हो गया कि जो हमारा मतलब कोस्टल लाइन है, बेसिकली इसको ध्यान से समझिए कि जो हमारा कोस्टल लाइन है, मतलब समुद्री तट जो है, वहाँ से ओशन में 19.5 किलोमीटर तक कहा जा सकता है नेशनल। अब इसको ध्यान से समझ लीजिएगा, नेशनल रिसोर्स में नेशनल जो ऑनरशिप है वो कहाँ तक हो सकता है, तो लैंड तो होता ही है सरकार का। अगर वाटर में जाएं तो जो हमारा कोस्टल रीजन है वहाँ से अगर अंदर हम ओशन में बढ़ें तो वहाँ से लगभग 19.5 यानी 19.5 किलोमीटर तक हमारा नेशनल हो सकता है। और अगर इंटरनेशनल की बात करें, इंटरनेशनल में तो ओशन में लगभग जो कोस्टल ग्राउंड होता है, कोस्टल जो क्षेत्र होता है, वहाँ से लेके और 200 किलोमीटर तक, ठीक है, वो इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल होता है। उसके बाद जो है वो इंटरनेशनल हो जाता है, वहाँ तक नेशनल हो सकता है, उसके बाद इंटरनेशनल होता है बेसिकली। तो ये डिफरेंसेस है नेशनल और इंटरनेशनल में, ठीक। अब आते हैं बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ये जो है चौथा है कि जो हम रिसोर्स पढ़ रहे हैं, रिसोर्स कितने तरीके के होते हैं, उनकी जो क्लासिफिकेशन है रिसोर्स का, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स 4 पार्ट में बटा है, बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेस्ड ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, बेस्ड ऑन ऑनरशिप और बेस्ड ऑन स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। तो उसमें 4 आता है, पोटेंशियल हो सकता है, डेवलपमेंट हो सकता है, स्टॉक्स हो सकते हैं और रिजर्व्स होते हैं। तो बेसिकली ये समझिए कि पोटेंशियल किसको कहते हैं। वैसे जो एनर्जी हमारे यहाँ है, जैसे राजस्थान में अगर हम चले जाएं, जहाँ पे वाइंड एंड सोलर एनर्जी है, जिसको हम कह सकते हैं वो पोटेंशियल है, वो अभी तक हमने उसको यूज नहीं किया है। और अगर हम बात करें स्टॉक्स की, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हो सकता है। स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, आप तो जानते हैं कि स्टॉक्स का मतलब रखा हुआ है, कोई चीज़ है जिसका यूज हम अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसका हम यूज अभी नहीं कर रहे हैं। वजह यह है कि जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, जैसे जल है हमारा, उसे हम उसमें से जो H2 है उसको निकाल के हम रिसोर्स में एज ए यूज कर सकते हैं। तो वो अभी जो टेक्नोलॉजी है उसका अभी हुआ नहीं है, वो आया नहीं है, उस तरीके से हम उसको चीज़ों को अभी नहीं कर पा रहे हैं। तो स्टॉक्स का मतलब होता है कि कोई चीज़ जो है जिसको हम अभी रखे हुए, कंजर्व करके रखे हुए हैं, मतलब उसको रिज़र्व में रखा जा सकता है। तो बेसिकली यही होता है। और रिज़र्व का मतलब क्या है, वाटर और फॉरेस्ट आ सकते हैं, जो हमारे यहाँ रिज़र्व हैं, ऑलरेडी हैं हमारे यहाँ, जो हम उसका यूज कर रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं उससे। तो पहला जो वीडियो इस लेशन का है, बस इतना ही आज। कल हम लोग जो है अगला जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें हम लोग पढ़ेंगे रिसोर्स प्लानिंग। तो कैरेक्टर हम लोग अच्छे से पढ़ लिए, रिसोर्स किसको कह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।